नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। देश भर में अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कुल 12 राज्यों में इस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र से सामने आए। तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के 9 मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही भीड़ को रोकने, बड़े पैमाने पर टेस्ट करने जैसे रोकथाम के उपाय अपनाने के निर्देश दिए। यानी कोरोना वायरस का नया रूप एक बार फिर डरा रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है। क्या ये उस डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक है जिसकी वजह से दूसरी लहर में लोगों की 8-10 दिन के भीतर ही मौत हो जा रही थी? क्या इस वेरिएंट पर वैक्सीन का कोई असर होगा? जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है वो कितने सुरक्षित हैं? और इस वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर का खतरा कितना बढ़ गया है? इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। और आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेदांता अस्पताल से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपोलो अस्पताल से क्रिटिकल केयर के चीफ और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मेहता हमारे साथ हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हैं। वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी जुड़ चुके हैं और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र मेहता, मैं आपके पास आ रही हूं। 12 राज्य, 50 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं डेल्टा प्लस के, और महाराष्ट्र में तो उन जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया, यानी वहां पर तो सख्ती बढ़ा दी गई है। ये कितना खतरनाक है? डॉक्टर रविंद्र मेहता, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझे लगता है शायद म्यूट किया हुआ है आपने। आपके पास मैं लौट रही हूँ। डॉक्टर रजनीश जी जी, बोलिए 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 रविंद्र मेहता। हाँ, तो ये बेसिकली ये जो नए नए हमें म्यूटेंट्स पता चल रहे हैं, ये एक जी नई टर्मिनोलॉजी है जो आम आदमी तक भी पहुंच रही है। इनको शुरू में बोला गया था वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात ये वायरस जब अपने रंग बदलता है तो उसको वेरिएंट कहा जाता है। हम्म वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तभी हो जाता है जब साइंस और दुनिया इसमें इंटरेस्ट लेती है। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसका एक तरह से एक प्रमोशन है, एक उल्टी दिशा में, जब पता चलता है कि ये कुछ हानिकारक हो सकता है, इन्फेक्टिविटी या कुछ कुछ ज्यादा बीमारी करने के तौर पे। तो यही सब नई टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें ये अल्फा से डेल्टा तक हम लोग पहुंचे और डेल्टा का डेल्टा प्लस हुआ है, जहां ये वेरिएंट मिला है। और हमें ये शंका है कि इसी के कारण इतना इन्फेक्टिविटी और हो सकता है ज्यादा क्या कहते हैं मौतें भी हुई हैं जो अभी तक पता नहीं है। तो हम्म ये चीज निकली है और ये डिटेक्शन के बाद है। एक्चुअली ये इवेंट हो चुका है, पिछले 3 महीने में ये सब चल रहा है, शायद ज्यादा ही, पर अभी ये पता चल रहा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में, इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में क्या करना चाहिए और दुनिया इसको किस तौर पे देखे। तो इस समय मेरा हम्म ख्याल है इट इज अ इंपॉर्टेंट मैटर, किंतु इसका जो पूरा एक्सप्रेशन है हमें अभी तक पता नहीं है। डॉक्टर रजनीश, क्योंकि वही बात, डॉक्टर मेहता की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूं। अभी तक तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही था, लेकिन अब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया गया है। ये कितना खतरनाक है? क्या अब महाराष्ट्र में हालांकि सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन क्या बाकी जगहों पर भी अब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता? देखिए, हम बिल्कुल वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मायने यही है दैट वी हैव टू बी कंसर्न्ड। हम इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं और नहीं लेना चाहिए। हम्म दिस हैपेंड, ये जब वो सेकंड वेव आया था तो डेल्टा जो प्लेन डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा प्लस तो अब आया। डेल्टा वेरिएंट में भी तब भी यही बात हो रहा था भी शायद इतना वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, कंसर्न होने का ज़रूरत है कि नहीं, और तब भी यही डिस्कशन होता था भी शायद इतना कंसर्न होने का ज़रूरत नहीं है। बट देन व्हाट हैपेंड इज इन फ्रंट ऑफ अस। जो ग्रेव एक पैथेटिक सिचुएशन हुआ, इतना मोर्टेलिटी हुआ, वो सब हमारे सामने है। जी तो बिल्कुल हल्के से नहीं ले सकते हैं। दिस इज अ कंसील्ड एनिमी। हमें नहीं पता हमारा एनिमी कितना ताकतवर है, हम्म कितना इक्विप्ड है, और किस तरह से, किस ग्रेविटी से वो अटैक कर सकता है। तो क्योंकि इससे पहले इस वायरस की जानकारी हमें है ही नहीं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जीनोमिक सीक्वेंस इज वन मेथड जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का भी इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ये जल्दी से इन्फेक्ट करेगा लोगों को, या ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म रखता है। तो एक चीज जो बहुत क्लियर है, डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यून एस्केप मैकेनिज्म रखता है, हम्म जिसका मायने ये है जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, जिनमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, उनको ये दोबारा से मार कर सकता है, क्योंकि ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, एंटीबॉडी से ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा। हम्म सिमिलरली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो कॉकटेल हम लोग अभी यूज करना शुरू हुए हैं, और हम्म हमें लग रहा था भी हमने एक कोरोना को बहुत अच्छे ढंग से हम कंट्रोल कर लेंगे, वो भी इसके अगेंस्ट इनइफेक्टिव है।
क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्लोन, मोनोक्लोनल एक सिंपल क्लोन से सिंगल क्लोन से एंटीबॉडीज बनाया गया, तो इसमें वो क्लोन है ही नहीं इस वेरिएंट में, तो हम्म। वो इफेक्टिव नहीं है। थर्ड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं पर है। सर मतलब मैं क्या मतलब समझे क्या आपकी बात का मतलब मैं क्या मानूं कि इतना ज्यादा चिंता की बात नहीं है? नहीं, चिंता की बात है। मैं हाँ। ये नहीं कह रहा चिंता की बात बिल्कुल है। हम्म। बिल्कुल चिंता की बात है। वी हैव टू बी मोर अग्रेसिव इन आवर अप्रोच। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमें और स्ट्रिंजेंटली अपनाने चाहिए और हम्म। चलते रहने चाहिए। उसके साथ वैक्सीनेशन पे मैं आ रहा था। वैक्सीनेशन का डेटा ये कहता है वैक्सीनेशन अभी भी इफेक्टिव रहेगा इस वेरिएंट के लिए। हालाँकि उसकी भी इफेक्टिविटी जितना बाकी वेरिएंट्स के साथ है वायरस के उससे डेल्टा प्लस में कम होगा। हम्म। बट हमारे पास